पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन पैरामीटर्स को हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी नाम से समझ में आ रहा है क्वांटिटी। मान लीजिए आपको इस पेपर को एक्सप्लेन करना है, इस पेपर के बारे में बताना है, इस प्लेन पेपर के बारे में बताना है, तो आपके पास दो तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के। एक तरीका है क्वालिटेटिव तरीके से, दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस इज स्मूथ, दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड दिस। हम तमाम तरीके से क्वालिटेटिव तरीके से इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका क्या है, एक तरीका है इसकी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जाए। इसकी लेंथ इतने यूनिट है, इसकी विड्थ इतने यूनिट है, इसका एरिया इतने यूनिट है, इसकी डेंसिटी इतनी है, इसका मास इतना है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इसका टेम्परेचर इतना है। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल बॉडी को या किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करते वक्त जब हम कुछ वैल्यूज को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उन वैल्यूज को नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए some values required to explain any physical body or phenomena। ठीक है, किसी भी फिजिकल बॉडी या किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिक्स में हमने दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हमने बेस बनाया, हमने कहा कि ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में ही बाकी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव की जाए। मतलब कुछ को हमने बेसिक मान लिया, कुछ को हमने बेस बना लिया और कुछ को हमने कह दिया कि यही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और बाकी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के उस पे रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया गया या इनके टर्म में बताया गया। जैसे अगर मैं कहूं क्या है फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट भी एसआई सिस्टम में बताएगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। और डायमेंशन, डायमेंशन मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लेंथ के लिए एसआई यूनिट है मीटर और इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया। मास केजी, एम से रिप्रेजेंट किया गया। टाइम सेकेंड, टी से रिप्रेजेंट किया गया। करंट एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट किया गया। टेम्परेचर केल्विन, के से या कहीं कहीं थीटा से भी रिप्रेजेंट करता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला या सीडी से भी रिप्रेजेंट किया गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट है मोल या मोल्स भी लिखा गया। क्या है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं
इन्हीं के टर्म में बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन की जाएंगी या बताई जाएंगी, कि इनके टर्म्स में डिराइव की जाएंगी। मतलब हम अगर कहें कि हमको मान लीजिए वर्क निकालना है, फोर्स निकालना है, हमको कोई और फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को इन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मतलब बाकी फिजिकल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिराइव हो सकते हैं। मतलब जैसे मुझसे कोई कहे स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यूं कहूं कि लेंथ अपॉन टाइम है, तो मैं कहूं लेंथ अपॉन टाइम इज स्पीड। मैं कहूं कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम है, तो स्पीड हमने पहले ही बता दिया, उसमें अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी सब सेकेंडरी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या derived, which can be derived in terms of fundamental physical quantities। ठीक है। बाकी हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले हम डायमेंशंस पढ़ लेते हैं, डायमेंशन पढ़ने के बाद यूनिट और बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी can be represented as power of fundamental physical quantity, and that formula is known as dimensional formula, या डायमेंशन। तो हम सारी डायमेंशंस निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी, बहुत सारी हैं, सबको देख लेते हैं। किताब खोलेंगे आपको मिल जाएगा, 12th की भी है, 11th की भी है। तो मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद हम सबकी डायमेंशन निकाल के देखेंगे। और डायमेंशन मतलब हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही के पावर के रूप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको एल एम टी। तो अब मेरा जो भी फॉर्मूला बनेगा वो इनके टर्म में बनेगा, एल एम टी ए के सी डी मोल एंड दिस इन दिस। तो उसके लिए हम उसके बेसिक फॉर्मूले याद रखेंगे। हमें फॉर्मूले एक्चुअली ये चैप्टर शुरुआत में ना होकर के लास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि हमको तब सारे फॉर्मूले पता होते हैं। लेकिन हम कुछ बेसिक याद रखेंगे, और बाकी आगे चल के धीरे धीरे चैप्टर दर चैप्टर जब हम नई नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते चले जाएंगे, तब हमको उन नई फिजिकल, ये जब भी कभी आप बोर्ड वगैरह के पेपर देखते हैं या कहीं पर भी आप देखेंगे पेपर, नॉर्मल यूनिट टेस्ट वगैरह के होंगे, तो वहां पर आपसे डायमेंशन जरूर पूछता है, क्वेश्चन पूछता रहेगा उसमें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस। उसका मतलब यह है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अभी आपको बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पता है, और आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। मैं उन बेसिक फॉर्मूलों को लिख दूंगा, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए। जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तब वो चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी।
अभी के लिए बस हम उसका एक शॉर्ट फॉर्म का फॉर्मूला याद रखेंगे निकालने के लिए, और इनफैक्ट हमको सारी फिजिकल क्वांटिटीज याद भी नहीं रखनी है हमें, लेकिन कुछ बेसिक ऐसी हैं जिनको याद रखना है, जिनके टर्म में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलते हैं, देखते हैं, फटाफट निकालते चलते हैं। स्पीड, देखते हैं स्पीड क्या है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज L by T, लेंथ अपॉन टाइम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना LT माइनस 1। ठीक है, LT माइनस 1, स्पीड की डायमेंशन LT माइनस 1। एक्सेलरेशन, change in speed upon time, LT minus 1 by T, that is LT minus 2. फोर्स काफी यूज होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क या एनर्जी, दोनों की डायमेंशन एक ही होती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, फोर्स की, एक्सेलरेशन की। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, MLT minus 2 into L, that becomes ML2 T minus 2। ठीक है, देख लीजिए, इनमें किसी में डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूले में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना है कि उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ का मतलब डिस्टेंस का मतलब सर वो लेंथ तो है ना, डिस्टेंस मेजर की जाएगी लेंथ के तौर पे, मीटर के तौर पे। ठीक है, LT minus 1, LT minus 2, MLT minus 2, ML2 T minus 2, ये बेसिक है, इनको ध्यान रखना है। मैं फटाफट बहुत सारी निकलवा देता हूँ, नहीं तो बाकी जो होंगी वो बुक में और उनमें दे रखी हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, NCERT में दे रखी हैं, और किसी भी रेफरेंस बुक में आप देखें, या जो मैंने भेजा हुआ है असाइनमेंट उसमें देखें। एरिया, लेंथ इनटू लेंथ, तो L2, वॉल्यूम L3, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम M by L3, that is ML minus 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों तरफ डेंसिटी आ गई, दैट इज डायमेंशनलेस, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस है, जैसे एंगल हो गया, देख ही लेते हैं एंगल, आर्क अपॉन रेडियस M0 L0 T0। सॉलिड एंगल क्या है अभी पढ़ेंगे। सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दैट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, पावर, वर्क अपॉन टाइम ML2 T minus 2 by T, that equals to ML2 T minus 3।
ठीक है, कुछ मैंने बता दी, अब मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट आप बताते चलिए, और कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उनको डिस्कस करते हुए। प्रेशर की बताइए, प्रेशर या स्ट्रेस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबकी एक होती है, यंग, बल्क और शियर, ये 3 मॉडुलस होते हैं। ठीक है, इन सब की डायमेंशन एक ही होती है, और ये किसके बराबर होती है? फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, दैट इज m l t minus 2 by l2, that is m l minus 1 t minus 2। ठीक है, m l minus 1 t minus 2। ठीक है उत्कर्ष। strain, change in length। अब कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे सर ये क्या होता है, कोई बात नहीं, इसको पूछने का कोई पर्पज नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर दर चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। अब हम इसको शुरू में ही तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब चूंकि डायमेंशन निकालनी है तो हम इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आप इस बेसिक फॉर्मूले को एज ए टर्म की तरह याद रखें, और कुछ बेसिक का आप फॉर्मूला याद रखें, बाकी सबके निकालने की जरूरत नहीं है आपको। दैट इज डायमेंशनलेस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, रेडियस की तो होती है ना डायमेंशन, रेडियन मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। रेडियन यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। ओके सर। एंगल की यूनिट है रेडियन, बट डायमेंशन नहीं है। ठीक है, किसी भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पॉसिबल है, बट उसकी हो सकता है उसकी यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो। जैसे एंगल की यूनिट होती है रेडियन, बट डायमेंशन लेस है। सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है स्टेरेडियन, बट डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब किसी की डायमेंशन हो यूनिट ना हो ये नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन किसी की यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो ये पॉसिबल है। डन सर। ठीक है, चलो पहले सारे निकाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट निकालते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आप निकाल के बताएंगे। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r का स्क्वायर। दो मास पार्टिकल्स दे रखे हैं, डिस्टेंस। ठीक है, g की डायमेंशन बताइए, निकालिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हमको आना चाहिए। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए इनके बारे में, और ये यूज की जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए, वो तो स्पीड होगी, m-1 L3 T-2। आदित्य बता रहा है, देव बता रहा है M2 L-2, m-1 L3 T-2। उत्कर्ष बता रहा है ठीक है, m-1 L3 T-2। अच्छा, m-1 L-3 T-2। ठीक है, m-1 L3 T-2, m-1 L-3 T-2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आस्था। सर बस एक बार पेज थोड़ा सा सर ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे का देखना है। यस सर, देख लिया। ठीक है, लगभग सभी लोगों का सही है। हम ऐसे निकाल सकते हैं, g की डायमेंशन है f की डायमेंशन r² की डायमेंशन अपॉन m1 m2 की डायमेंशन। लिख लेते हैं इसको, m-L-T-2 L2 बाई m
2, that is m minus 1 L3 t minus 2. ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बेटे, सर आपने यहाँ बीच बीच में ब्रैकेट्स क्यों लगाए हुए हैं? ब्रैकेट एक्चुअली फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये जो ब्रैकेट लगे ना यही डायमेंशन लिखने का तरीका है। अगर मैं लेंथ की डायमेंशन लिखूंगा तो मैं लेंथ को एल नहीं लिखूंगा, मैं लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट से। ठीक है, तो हम सॉल्व करने के लिए तो नॉर्मल लिख लेते हैं, लेकिन हम डायमेंशनली ऐसे, डायमेंशन ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, ये डायमेंशन का सिंबल। ठीक है ना, ओके सर। फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना है कि m माइनस 1 L3 t माइनस 2, इसके साथ ही ब्रैकेट लगाया जाता है जो कि बताता है कि ये क्या लिख रहा हूं मैं इसको, डायमेंशन। ये ऐसे कह रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास, लेंथ और टाइम पे बेसिकली इस तरीके से डिपेंडेंट है। एक्चुअली ये मास, लेंथ और टाइम पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, एक्चुअली तो ये डिपेंडेंट है m1 m2 डिस्टेंस, फोर्स, इन चीजों पे। लेकिन फंडामेंटली ये किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है उनके बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो लेंथ L मतलब डायमेंशन L, प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी इज इक्वल टू h इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो h की डायमेंशन एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज ml2t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई ml2 t माइनस 1। इंपॉर्टेंट है, ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, ml2 t माइनस 1, तो ये कई बार फॉर्मूले में यूज कर लिए जाएंगे डायरेक्ट, तो ये तो बेसिक है, जिनको आना ही आना चाहिए, आपको नहीं पता होगा तो गड़बड़ होगी। और भी देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, change in angular velocity by time, t minus 1 by t minus 2। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे, r क्रॉस p होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, L बराबर mvr। अब सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उन इंपॉर्टेंट्स को बस याद रखिए।
फोर्स की पता होनी चाहिए, एनर्जी की पता होनी चाहिए। जब फोर्स और एनर्जी की पता है तो प्रेशर की मालूम होगी, पावर की मालूम होगी, और तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की, कुछ एंगुलर मोमेंटम वगैरह इनके बारे में भी याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज ml2। अब कुछ वैसे वाले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर वगैरह के ऊपर में डिपेंडेंट। थर्मल कंडक्टिविटी, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में जितने फॉर्मूले सबके ऊपर सबकी डायमेंशन, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी डायमेंशन निकाली जा सकती हैं। बट आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जिसको हम यूज कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो मैं कितने निकलवा सकता हूँ, बहुत सारे हैं, बस कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो मतलब काम के हैं, जो यूज कर सकते हैं, उनको मैं निकलवा दे रहा हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर रेट ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है थर्मल कंडक्टिविटी। थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं, के भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको अच्छा लगे। के की डायमेंशन ml2 L2 कट गया, L बचा ml T-1 K-1। ये थर्मल कंडक्टिविटी, के दूसरा, इसको थीटा ले लो, थीटा रिप्रेजेंट कर लो, थीटा रिप्रेजेंट कर लो, थीटा भी रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा 12th वाले देख लेते हैं, यूनिट उसके। चार्ज, चार्ज की यूनिट 80 है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर आपने चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट की यूनिट ए है, डायमेंशन ए है, और टाइम की टी है। ओके सर, थैंक यू। आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई इसके लिए परेशान नहीं होना कि क्या है फॉर्मूला, क्या है, आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है अभी। बस ये है कि मैं कुछ कुछ लिखवा दे रहा हूँ, जो जिन पे मैं टिक लगा दूं वो याद रखिएगा, उनकी डायमेंशन याद रखनी है, मुद्दे की बात ये है। तो इन डायमेंशन को रट लेना है, वो भी सबको नहीं रटना है। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिनको मैं कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए, वो याद रखिए, क्योंकि ये आगे चल के डायमेंशनल एनालिसिस, आपकी प्रॉब्लम डायमेंशन की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम डायमेंशनल एनालिसिस की है। आगे डायमेंशन, इन अननोन डायमेंशन वगैरह निकालनी पड़ेंगी, ठीक है।
फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे, तब हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि आपको बेसिक डायमेंशन कैसे याद हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको थर्मल कंडक्टिविटी आनी चाहिए। तो अभी के लिए बस मैं सब निकाल के दिखा रहा हूँ, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है मैं उनको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट को आपको याद रखना है। डन। ml2t minus 3 a minus 1 इलेक्ट्रिक फील्ड force per unit charge mlt minus 2 by at, that is ml t minus 3 a minus 1. Sorry, Didi. Permittivity epsilon. Force between two charged particles 1/4 ने pi परमिटिविटी के बाद क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन साइन बोलते हैं। ई जैसा ही होता है, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, 12th में पढ़ेंगे ये। 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। परमिएबिलिटी ये कांस्टेंट्स हैं जो यूज होते हैं, अपने अभी यूज नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू करंट into length into magnetic field, F बराबर ILB। B की डायमेंशन F by IL की डायमेंशन दैट इज ML T minus 2 ऊपर कर लो, A पेज ऊपर कर लो। तो M T minus कर लीजिए। A minus 1। किताबें खोलेंगे, सबकी डायमेंशन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब उसको देखेंगे, उनका कुछ फॉर्मूला भी दे रखा है, उनको भी निकाल लिया। सर पेज ऊपर कर लो। कर रहा हूँ बेटे। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught N I, N है number of turns per unit length। तो mu naught की डायमेंशन B की डायमेंशन अपॉन N की डायमेंशन अपॉन I की डायमेंशन।
mt minus 2 a minus 1 upon number of turns per unit length है, तो म्यू नॉट की डायमेंशन m l t minus 2 a minus 2। ठीक है, बहुत सारे बता दिए मैंने, और भी पॉसिबल हैं बहुत सारे। तो आप किताब खोलिएगा, एक बार सबकी रीडिंग कर डालिएगा। आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत, मतलब वो इनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने, वो भी किनके शुरू के सबके याद रखें। शुरू के तो आसान भी है, निकालना मुश्किल नहीं है। पावर, प्रेशर, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, मैं ठीक भी लगा देता हूँ, इन सबके तो पता ही होने चाहिए, इनको हम यूज करेंगे। ये सब कोई मुश्किल नहीं है, ये सब याद रखते हैं। प्रेशर, स्ट्रेन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बाकी ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी इनके फॉर्मूले पूछ सकता है, ठीक है। ओके सर। बाकी वो इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। इनके डायमेंशन फॉर्मूले डायरेक्ट पूछता है तो रट डालिएगा, क्या दिक्कत है। इसकी डायमेंशन नहीं होती, एक जगह पेपर पे लिख लीजिए सारी डायमेंशन, किताब में दे रखी हुई है, सारी डायमेंशन एक साथ लिख डालिए, उसको रट डालिए। इनके फॉर्मूले कैसे आए, क्या हुआ, कहाँ हुआ, उसके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए परेशान होने की जरूरत है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो अपने आप उसके बारे में पूरा आइडिया हमें लग जाएगा। तो डोंट यू वरी, टेंशन नहीं लेनी। अब आती है बात, ये तो ओके थी सर। इनकी डायमेंशन, इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन थी। ये हमारा मेन रोल नहीं है, ये तो डायमेंशन हमको याद है तो अच्छी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाएगा आपसे कि इसकी डायमेंशन बताओ, ये क्वेश्चन पूछना बेईमानी है, ठीक है। तो असलियत में प्रॉब्लम कहाँ से आती है, वो प्रॉब्लम आती है डायमेंशनल एनालिसिस से। क्या है डायमेंशनल एनालिसिस, उसको देख लेते हैं। वो है मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और उसी के बारे में आज इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसको, कल तो मैं डिस्कस करूंगा वेक्टर्स की, तो उसके बाद फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस पे एक साथ बात करेंगे। तो आज का रूल बता देता हूँ, क्या रूल्स हैं, फिर उन रूल्स के ऊपर बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मतलब उसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मेनली इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर वेक्टर कंप्लीट हो गए सर? हाँ, वेक्टर कंप्लीट ही एक तरीके से है। कुछ कुछ चीजें जैसे जो आपके सिलेबस में नहीं, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, लगभग कंप्लीट है। बस फिर डाउट्स वगैरह पूछने जो आपको उसको सॉल्व कर लिए, जो चीज नहीं आती मुझसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। हेलो, ओके सर, थैंक। ओके बेटे। चला हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? गायब। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहती है, ये हमें हर बेसिकली, वेक्टर के हाँ डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली हमें बताती है कि कुछ हमें अननोन डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, तो उनके लिए क्या रूल होंगे। तो डायमेंशनली अगर हमसे बात की जाए तो क्या रूल्स होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल्स, x इज इक्वल टू अगर a प्लस बी है, तो लॉजिकली अगर हमसे बोला जाए तो वैल्यू वाइज बात नहीं, अब डायमेंशन की बात की जा रही है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कब एड अप हो सकती है, जब दोनों की डायमेंशन या यूनिट सेम हो। डायमेंशन मतलब यूनिट, यानी फंडामेंटल पे डिपेंडेंट। यूनिट और डायमेंशन लगभग लगभग एक ही चीज है, बस हम उसको डायमेंशनली फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब है कि दोनों की फंडामेंटल या दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। अब मैं वर्क के साथ फोर्स को तो नहीं ऐड कर सकता, वर्क प्लस वर्क इज इक्वल टू नेट वर्क, यही तो कहानी है ना। तो अगर कहा जाए कि इस केस में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रखा है, तो ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, और ये एक्स की डायमेंशन होनी चाहिए। वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस वर्क। बात समझ में आई?
अब कोई कह सकता ये कह सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, ये तो आप मैथमेटिकली पूरे रूल को ही खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, डायमेंशनली अगर चेक करें तो फोर्स के साथ जुड़ करके फोर्स ही देगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर यूनिट या डायमेंशन की बात हो रही है। तो a की डायमेंशन, b की डायमेंशन और x की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। LHS की डायमेंशन हमेशा किसके बराबर होती है? RHS। RHS की डायमेंशन के बराबर होगी। तो बेसिक सी बात है, पता ही रहेगा। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? अब फोर्स में जूल थोड़ी, न्यूटन में जूल थोड़ी ऐड कर दोगे, 2 न्यूटन प्लस 4 जूल, ये तो बेकार की बात हो गई। 4 जूल प्लस 2 जूल इज इक्वल टू 6 जूल। तो यूनिट की बात की जा रही है, वैल्यू की नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं है, डायमेंशंस की बात हो रही है। तो a की डायमेंशन प्लस b की डायमेंशन, a की डायमेंशन इज इक्वल टू b की डायमेंशन इज इक्वल टू x की डायमेंशन। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं तो दोनों की फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंसी सेम टाइप की होनी चाहिए, यानी दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जूल माइनस जूल इज इक्वल टू जूल, जूल प्लस जूल इज इक्वल टू जूल, न्यूटन प्लस न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन माइनस न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन, मीटर प्लस मीटर इज इक्वल टू मीटर, ठीक है। यस तो सर। हाँ, इससे ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि सर आपने कैसे कह दिया कि a और b और x दे रखा है तो a बराबर b बराबर x जाएगा। नहीं नहीं, a बराबर b बराबर x नहीं है, a की यूनिट बराबर b की यूनिट बराबर x की यूनिट, या a की डायमेंशन बराबर b की डायमेंशन बराबर x की डायमेंशन। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि a बराबर b बराबर x, मैं कह रहा हूं a की यूनिट बराबर b की यूनिट बराबर x की यूनिट, या a की डायमेंशन बराबर b की डायमेंशन बराबर x की डायमेंशन। क्लियर? यस सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। x बराबर अगर y स्क्वायर दे रखा है तो x की डायमेंशन बराबर होगी y की डायमेंशन के का स्क्वायर, सबके साथ डायमेंशनल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, एक्सपोनेंशियल, functions are dimensionless and quantity inside them is also dimensionless. कहने का मतलब क्या है? x बराबर a sin y ये दे रखा है, तो पहली बात तो जो साइन के अंदर क्वांटिटी है वो भी डायमेंशनलेस है, और पूरा फंक्शन खुद ब खुद डायमेंशनलेस है, भी डायमेंशनलेस है। कहने का मतलब ये है, लॉग के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, साइन के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं x बराबर a sin y है तो y साइन के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी डायमेंशनलेस है, और साइन ओवरऑल खुद भी डायमेंशनलेस है। क्लियर हुआ ये? x इज इक्वल टू a sin y दे रखा है, जिसका मतलब है y भी डायमेंशनलेस है और पूरा साइन y भी डायमेंशनलेस है। तो x की डायमेंशन किसके यस बराबर है? सर। तो हम डिस्कस करेंगे, हम इसके ऊपर डिटेल में पूरी बात करेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसके ऊपर से हम अननोन डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और LHS की डायमेंशन बराबर RHS की डायमेंशन तो है ही, पावर वाला गेम तो हमने पहले निकाल के देख लिया है। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व करेंगे और इनको पूरा सॉल्व करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं वेक्टर्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके डिटेल के सारे एग्जांपल उठाऊंगा जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा इसके ऊपर, ठीक है। उसके पहले आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लीजिए वेक्टर्स का, वेक्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपके पास दो असाइनमेंट हैं, उनको पढ़ के अच्छे से सॉल्व करके जो चीजें नहीं आती हैं उनको मुझसे डिस्कस कर एक्सक्यूज मी लीजिए। सर, हाँ बेटे, सर अभी लैमी थ्योरम तो नहीं करनी ना? लैमी थ्योरम कुछ नहीं है बेटे, लैमी थ्योरम में तीन
कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम अगर है तो P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू समथिंग। हालांकि हम उसको वेक्टर उसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है ना। लेकिन पढ़ लो, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी है। तीन वेक्टर्स अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या हो गया, ABC PQR PQR P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तीनों इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये हो गया P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। यही तो कह रहा है, अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, यही तो बता रहा है ना। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन जानना चाहिए। हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे इसको। डन? यस सर। ओके, चलिए कल वेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह जो नहीं आता है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.